सुनने में आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन इट विल आई हैड टू गिव 16 इंटरव्यूज़ कि आई हैव गॉट एक्सपीरियंस। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं समझ रहा शायद मेंटली सोच लिया था कि ये भी मुझे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एमएस के फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट से दे नॉट मीट एनीवन, दे नॉट सी जीपी, दे नॉट गो टू एएनई, दे विल डायरेक्टली कम टू यू विद अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स। तो कुछ भी हो सकता है उसमें पेशेंट्स को, एंड यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट who will be seeing those patients. आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए रेफर कर सकते हैं। फिर Qualified as injection therapist, you can. हमारी न्यू गाइडलाइन आई है इंडिया में, वहाँ पे भी उन्होंने अलाउ किया है। डू वी हैव इनफ ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वालिफिकेशन देयर येट? Somebody doing an injection is not a big thing. कोई भी इंजेक्ट कर सकता, देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंजेक्शन कब नहीं देना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या डिफरेंसेस हैं यूके और इंडिया प्रैक्टिस में फिजियोथेरेपी की? फिजियोस के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना इंडिया में मिलती है। वीक एवरी मंथ आपको फोकस करते कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पीछे, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है? इक्वली इंपॉर्टेंस मिलती है आपको, जो फिजियो के इनपुट के बाद दिल बी ट्रांसफर्ड इट टू ऑक्यूपेशनल। अगर आई डिडंट हैड मच एक्सपीरियंस अबाउट एचसीपीसी एप्लीकेशन। डार्क साइड आपने फेस करे एज अ इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट कमिंग टू द यूके? एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स वेरी इजी कि अब ये पोजीशन पे आ गए, बट देयर आर लॉट ऑफ डार्क साइड्स टू इट। पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस साइड के, वो लोग को तो यही दिखेगा कि ये लोग गए एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर लाइफ इजी है। Welcome back to my channel. My name is Nirupma, and as I promised on my Instagram before that I'm gonna meet someone and we'll be sharing more about how UK works, NHS works, how physiotherapists can grow here more exponentially. So today I have a very special guest who is not just my physiotherapy mentor but overall mentor in UK. I got to know him through my LinkedIn, and social media always help in the best way. Without further ado, here is our guest for today, Dr. Imasa. We just want to know a little bit more about where are you working at the moment and how this UK is working for you. Hello, thank you so much for inviting me for this. My pleasure, sir. So, हाँ, तो लोग जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन यूके में कैसे काम करता है, एंड ऑलरेडी यू आर एट द बैंड 7 फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर हैं आप, तो बस हम थोड़ा इनलाइटन होना चाहते हैं कि कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट इंटरनेशनली जो पढ़ा हुआ है कैसे यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है जैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी तारीफ़ करें। मेरा ये है बैकग्राउंड, आई एम डन माई बैचलर्स इंडिया में, उसके बाद फिर मैं थोड़े साल वहाँ पर काम करा, फिर मैं यहाँ पर मूव हुआ और मैं मेरा मास्टर्स किया यहाँ पर। मास्टर्स के बाद आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट, वाइल डूइंग माई मास्टर्स मैं एज असिस्टेंट काम कर रहा था, जिसके वजह से मुझे है ना एनएचएस का एक्सपोजर हुआ, एनएचएस किस तरीके से काम करता, एनएचएस के वैल्यूज़ क्या है, वो लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है एज ए फिजियो आप काम करने के लिए। फिर आफ्टर गेटिंग माई HCPC, जो मैं एक्चुअली आफ्टर कमिंग हियर वाइल स्टडिंग मैं अप्लाई करा, जो मुझे 6 महीने लगे, 6 months टू गेट माई HCPC। आफ्टर दैट फिर मैं स्टार्ट करा एज ए बैंड 5 फिजियो, जिसमें मैं थोड़े मंथ्स काम करा, और वो था NHS में ही था, लेकिन एक कम्युनिटी साइड, नॉट इन MSK। बट मेरा एक्चुअल था इंटरेस्ट MSK में, मेरा मास्टर्स भी था MSK में, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था MSK में, तो मैं चाह रहा था कि मैं MSK में ही काम करूं और MSK में एक्सपीरियंस लूं। तो फिर जैसा मैं NHS में काम करा, थोड़े मंथ्स का मुझे एक्सपीरियंस मिला, फिर मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली इंग्लैंड में, तो फिर मैं उसको अप्लाई करा, बैंड 6 MSK था पोजीशन वो। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज MSK सीनियर फिजियो इन UK। ये सुनने में आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, रिसर्च समझने के लिए कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब वो लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी तरीके से फिर आपको अपने आप को डेवलप भी करना है, और एप्लीकेशन भी इस तरीके से बनाना है कि वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करना। देन फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, NHS इंटरव्यूज़ आर रियली डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इंटरव्यूज़। NHS इंटरव्यूज़ में वो लोग आपकी पर्सनैलिटी भी चेक करते, दिल चेक यू इफ़ यू आर अ टीम प्लेयर, फिर आपके बेसिक्स भी चेक करते, क्लिनिकल साइड, नॉन क्लिनिकल साइड, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है NHS का। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया और मुझे जॉब मिल गई, आई हैड टू गिव 16 इंटरव्यूज़, और हर इंटरव्यू में मैं कुछ ना कुछ सीखा। एवरी इंटरव्यू गेव मी अ फीडबैक वेयर आई शुड मोर फोकस, और कौन से एरियाज़ में मैं वीक हूँ, कौन से एरियाज़ में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। कई लोग मुझे बोले कि आई शुड गेट मोर एक्सपीरियंस, कई लोग बोले कि यू हैव गॉट एक्सपीरियंस बट दे आर बेटर
people who are from UK, they have got UK experience more than what I had. तो काफ़ी फीडबैक के बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं समझ रहा हूँ शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दीज रोल्स, और शायद मैं दूसरे डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करूँ या कम्युनिटी में कंटिन्यू करूँ. स्टिल आई थिंक मेरा लास्ट इंटरव्यू था जो मुझे जॉब मिली. आफ्टर दैट आई डिडंट हैड एनी इंटरव्यूज़. तो मैं प्रिपेयर हुआ, गया इंटरव्यू. आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू 8 o'clock इन द मॉर्निंग. और मैं शायद मेंटली सोच लिया था कि ये भी मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आई हैड लॉट ऑफ रिजेक्शंस इन द पास्ट. तो बट व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग आंसर्स आई सॉ कि वो लोग जो है ना इंटरेस्टेड है, और वो लोग के एक्सप्रेशन से महसूस हो रहा था कि दे वांटेड मी टू गिव गेट इन्वॉल्व मोर. देन आई गॉट एक्साइटेड. फिर काफ़ी सारे वो लोग क्वेश्चंस पूछे, और ये भी हुआ इंटरव्यू में कि आई गेव सम रॉन्ग आंसर्स. बास क्लिनिकल क्वेश्चंस की मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, बिकॉज दोज केसेस वर नेवर सीन इन माय प्रैक्टिस. तो ये भी था मेरा उसमें एक लर्निंग पॉइंट कि आई सेड क्लियरली कि आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दीज केसेस. ऐसा नहीं मैं कि रॉन्ग आंसर्स कर दिया वो लोगों को. आई सेड आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई लर्न अबाउट दिस आफ्टर दिस इंटरव्यू, बट आई मेक श्योर आई नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट्स व्हेन आई एक्चुअली सी दिस काइंड ऑफ केसेस. तो वो लोग उसको अप्रिशिएट करे. फिर मुझे सेम डे जॉब मिली, और फीडबैक में ये बोले मेरे को कि देयर वाज अ कैंडिडेट हु हैड 5 years एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट. मेंटल हेल्थ फिजियो था वो, एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट वी फेल्ट यू हैड मोर हंगर देन दैट कैंडिडेट. तो ये भी फील हुआ उन लोगों को कि आई वाज ट्राइंग हार्ड, और इवन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड आई एम ट्राइंग टू फिट इन विद दिस न्यू चेंजेस. तो फिर वो लोग मुझे दिए अपॉर्चुनिटी. तो उसमें थोड़ा लक का भी फैक्टर रहता. मेहनत तो है ही है, साथ में लक फैक्टर भी ज़रूरी है. मिला, फिर मैं वहाँ पर काम करा, फिर वहाँ पे सीखा. आई हैड फ्यू इंडियन कलीग्स, दे वर रियली सपोर्टिव. सिस्टम समझ में आया, पाथवेज समझ में आए, और फिर प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई. फिर यहाँ पर MSK में आप MSK इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिंग डिपार्टमेंट इन UK. काफ़ी सारे फिजियो के डिपार्टमेंट्स है. MSK है, न्यूरो है, कार्डियो है, कम्युनिटी है, रेस्पिरेटरी है, बट आई थिंक प्रोग्रेशन इज़ क्विकर इन MSK कंपेयर टू अदर्स. तो MSK में यहाँ पर ओनली इन द वर्ल्ड UK में एक्सटेंडेड स्कोप है, जहाँ पर MSK में फिजियो इंजेक्ट भी कर सकते, प्रिस्क्राइब भी कर सकते, और दे कैन गो इन टूवर्ड्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस. सोनोग्राफी की तरफ भी आपको स्कोप है ओनली इन UK. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिजियोज डोंट हैव दिस एक्सटेंडेड स्कोप. तो ये मेरे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखा, बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे को मेडिसिन साइड. सो व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर दैट, आई फाउंड एक रोल है जिसमें आपको ये सब करने की अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपी. ओके, सो ये जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर आप काम कर रहे हैं, एक्चुअली का मतलब क्या है इस फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर का जो फिजियोथेरेपी रोल है? ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी ऐसा चलता कि पहले पेशेंट विल गो एंड सी डॉक्टर फर्स्ट. डॉक्टर विल अंडरस्टैंड इफ दिस इज़ अ केस हु नीड्स फिजियो और हु नीड्स मेडिकेशन साइड. अगर डॉक्टर को फील हुआ कि दिस पर्सन नीड्स फिजियो, दे विल रेफर टू द MSK डिपार्टमेंट. देन पेशेंट गोज एंड सी MSK फिजियोथेरेपिस्ट. बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन NHS, यहाँ पर GP शॉर्टेजेस है, और जनरल प्रैक्टिशनर्स दे डोंट हैव एनी स्पेशलिस्ट नॉलेज अबाउट MSK प्रॉब्लम्स. दे हैव डेवलप्ड दिस न्यू रोल कॉल्ड MSK फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें जो फिजियो है हु हैज़ स्पेशलिस्ट नॉलेज अबाउट स्पेसिफिकली MSK कंडीशंस, वो लोग ये रोल में काम करते हैं. सो यू विल बी वर्किंग अलॉन्ग विद डॉक्टर्स इन द GP सर्जरी सेटअप, और पेशेंट आपके पास विदाउट सीइंग डॉक्टर आते विद MSK प्रॉब्लम्स. दैट्स वाई इट्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट. पहले किसी से, दे विल नॉट मीट एनीवन, दे विल नॉट सी GP, दे विल नॉट गो टू A&E, दे विल डायरेक्टली कम टू यू विद अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स. तो कुछ भी हो सकता है उसमें पेशेंट्स को. दे कैन हैव फ्रैक्चर्स, दे कैन हैव कैंसर, they can have any musculoskeletal problem. Sometimes they are non-MSK problems also, and you are the first point of contact who will be seeing those patients. तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए, क्योंकि आपको ही उनको एक तरीके से पूरी तरफ देखना है, रेड फ्लैग और ये सारी चीज़ों को. एंड डू यू हैव दिस थिंग एज वेल कि आप उनको बाकी जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए रेफर कर सकते हैं फिर? Yes. तो आप जैसा बोले, इट इज़ अ वेरी रेस्पॉन्सिबल रोल. क्यों? इसलिए कि यू हैव टू बी वेरी थरो विथ हिस्ट्री टेकिंग, और आपके स्किल्स
इतने रहना ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली उस चीज़ को समझना कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. You can't skip anything. Red flags rule out करना is very important. If you miss something which is serious, it will be a bigger problem, not only for you, but because a patient will have to suffer because of your misjudgment. Yeah. तो आपको अपने आप को इतना upskill करना पड़ता है कि you are eligible to work as a first contact. So red flags is bare minimum. It should be on your tips. Not only red flags, you have to see a wider picture. Yeah. You have to rule out non-MSK side, sinister symptoms, mechanical problems as well, कि fracture हो गया, आपको tears है, these kind of things. तो हर चीज़ के बाद फिर आप जो है ना एक conclusion में आते कि if this patient needs self management, अगर basic कुछ problem है muscular या फिर age related wear and tear, उसको आप self management से manage कर सकते. If the patient needs more support, कंटिन्यूस रिहैब की ज़रूरत है पेशेंट को, देन यू कैन रिफर टू एमएसके डिपार्टमेंट फॉर कंटिन्यूस रिहैब. इफ द पेशेंट नीड्स मोर ऑफ मेडिकेशंस एंड यू कांट प्रिस्क्राइब, यू कैन देन रेफर दैट पेशेंट टू जीपी फॉर मेडिकेशंस. इफ पेशेंट नीड्स इंजेक्शन, स्टेरॉइड इंजेक्शन, you can, if you are qualified as injection therapist, you can inject to the patient or you need to refer to the specialist who does injections. ऑल्सो ठीक है, अभी आपने जो बात करी क्वालिफाइड इनफ, क्योंकि अभी जो हमारी न्यू गाइडलाइन आई है इंडिया में फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, सो हमारे को फिजियोथेरेपिस्ट को वहाँ पे भी उन्होंने अलाउ किया है इंजेक्शन थेरेपी के लिए. बट ऑब्वियसली यू हैव मेंशन क्वालिफाइड इंजेक्शन थेरेपिस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड जॉब है ये एक तरीके से. क्या मतलब आपको लगता है कि इंडिया में जैसे इंजेक्शन थेरेपी को ये लाना चाह रहे हैं, डू वी हैव इनफ ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वालिफिकेशन देयर येट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस मॉड्यूल. सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंडियन स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो व्हाट डू वी नीड टू हैव दैट मच ऑफ क्वालिफिकेशन इन इंडिया एंड क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं एट द मोमेंट? सी इंजेक्शन, somebody doing an injection is not a big thing. It's more technical thing कि कोई भी इंजेक्ट कर सकता, doesn't need a qualification. आप प्रैक्टिस करो इंजेक्शन देना, in 2 days you'll start doing injections. टेक्निक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है. इंजेक्शन देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंजेक्शन कब नहीं देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बेसिकली अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको प्रॉब्लम है, आप इंजेक्ट कर दिए, पेन ख़त्म हो गया. सो सिंपल टू हियर, वेरी इजी फॉर पेशेंट्स, बट दे आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स लिंक टू इंजेक्शंस. इंजेक्शन है क्या एक्चुअली? वो है स्टेरॉइड मेडिकेशन. सो यू आर इंजेक्टिंग स्टेरॉइड इनटू अ जॉइंट, इनटू अ पर्सन्स बॉडी. तो उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि कितना पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है. वो लोग कुछ मेडिकेशंस पे है जो स्टेरॉइड्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते, या उनके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी तरफ से स्टेरॉइड्स उनकी बॉडी और हार्म होती. और बहुत रिसर्च आपके उसके पेपर से उसको पढ़ना पड़ता है आपको कि स्टेरॉइड मेडिकेशंस के क्या इफेक्ट्स है, क्या बेनिफिट्स है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिजियो को ये एक्सेस मिलना कि दे कैन इंजेक्ट इज़ नॉट कि आपको इंजेक्ट करना है, इट्स टू स्टॉप अब्यूजिंग इंजेक्शंस. आप एज ए फिजियो आप प्रमोट करना है कि यू आर मैनेजिंग कंडीशंस विदाउट मेडिकेशंस एंड विदाउट गोइंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स विच आर शॉर्ट टर्म थिंग्स, नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. सॉरी, फिजियो का काम ये है कि एक्सरसाइज के थ्रू आप जो है ना मेडिकेशंस को फिनिश करना है और मोर हेल्दी वे उसको मैनेजमेंट को प्रमोट करना है. तो यहाँ पर मेरा इंजेक्शन करने का रीज़न ये है कि आई शुड स्टॉप अदर हेल्थ प्रोफेशनल अननेसेसरी गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट. अगर मैं खुद क्वालिफाइड हूँ इंजेक्शन के लिए, सो आई नो व्हेन आई शुड गिव द इंजेक्शन टू द पेशेंट, व्हेन आई शुड नॉट गिव इंजेक्शन टू द पेशेंट. सो ये है. आप जब इंडिया की बात कर रहे, people are happy that they have now got an option to inject. This becomes a bigger problem. Now they should learn why they should not inject rather than learning how to inject. आपको समझना है कि कब पेशेंट को रोकना है इंजेक्शन के लिए. आपको मालूम हो गया एक इंजेक्शन आप लेने से इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो बार बार पेशेंट सिर्फ इंजेक्शन लेने के लिए आएंगे, दे विल नॉट कंप्लाई विथ फिजियो. फिजियो तो आपका ख़राब होना ही है. साथ में ये है कि पेशेंट के बॉडी में काफ़ी जो है ना आप मेडिकेशन इंजेक्ट करना स्टार्ट करते, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़िए स्टेरॉइड्स के क्या है. और बहुत सारे अभी रिसर्च आ रहे जो जैसा कि टेंडनोपैथी है, पेरिफेरल टेंडन से इंजेक्शन उसको वो लोग स्टॉप कर रहे. क्यों? इसलिए कि दीज इंजेक्शंस आर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू बेनिफिट, दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स लाइक टेंडन टेयर्स. तो वो लॉन्ग टर्म में और प्रॉब्लमैटिक है पेशेंट के लिए. दे कैन गेट, और उसमें रूल्स भी है कि विद इन अ ईयर यू कैन ओनली गेट 3 इंजेक्शंस इन अ जॉइंट, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट स्पेस जहाँ पे वो रिकवर हो रहा, साथ में फिजियो भी हो रहा, और ये सॉल्व करता प्रॉब्लम. इंजेक्शन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ जस्ट अ टूल टू सपोर्ट योर रिहैब.
Yeah. तो वो चीज़ को समझना, अगर इंडिया में ये समझ रहे कि इट इज़ यूज एज अ टूल टू सपोर्ट रिहैब, कोई पेशेंट है जिसको काफ़ी दर्द है और एक्सरसाइज कर ही नहीं सक रहे, दैट इज़ द टाइम कि you use injection as a tool to reduce the pain and then continue rehab, not injection दिया आप solve हो गया प्रॉब्लम, घर भेज दिया। Yeah. तो मेरा सोचना ये है कि यू शुड, आई थिंक यू शुड गेट इनटू योर एजुकेशन एज वेल, आपको समझना है ये सब चीज़ पार्ट, इसलिए यहाँ पर ऐसा है कि यू हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर एजुकेशन, you do additional qualification above your masters to become an injection therapist. A whole and soul एक module focused है to make you understand the techniques, the appropriate dosage, और उसके इफेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है। साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंजेक्शन में ये रहता है कि एनाफिलैक्टिक शॉक, अगर एनाफिलैक्सिस, ये इतना डिफिकल्ट टर्म है, विद इन 20 मिनट्स पेशेंट मर सकते। तो अगर आप 20 मिनट्स के अंदर आप इसको जो है ना एड्रेनालिन इंजेक्ट नहीं करें और उसको हॉस्पिटल नहीं भेजे, यू विल सी पेशेंट डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड स्टडीज़ फॉर इट। अगर इंडिया में इसको प्रैक्टिस करना है तो मेक इट अ पार्ट ऑफ MPT, एक साल में उसको आप उसको इंटीग्रेट करो और वो लोग को इंजेक्ट करने दो हु आर क्वालिफाइड इंजेक्शन थेरेपिस्ट, नॉट रेगुलर फिजियोस। ओके, सो ऑब्वियसली समझ आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इन सारी, मतलब जैसे आपने बोला कि देना आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इंजेक्शन कैसे देना है, बट कहाँ नहीं देना, किसको देना और कितने हिसाब से देना है, वो मेन चीज़ है जहाँ पर आपकी एक्चुअली नॉलेज काम आती है। तो अभी मुझे ये जानना है कि फिजियोथेरेपी आपको कैसा लगता है कि आप ऑब्वियसली यू हैव प्रैक्टिस इन इंडिया एज अ फिजियो, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इन UK at a very good level of a physiotherapy as well, not a band 5 or 6. You are working as a first contact practitioner, band 7 with huge of responsibility. What do you think कि क्या differences हैं UK और India practice में physiotherapy की? बहुत डिफरेंस है, there's a lot of difference in Indian practice and UK practice. इंडिया में आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्राइवेट थिंग, जहाँ पर आप यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर ओन क्लिनिक, या आप सेल्फ होम विजिट्स कर रहे पेशेंट्स के, तो उसमें पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम फिजियो, जहाँ पर आप हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट हो गया, आप मैनुअल थेरेपी हो गया, यू हैव गॉट एक्सपेक्टेशंस। यूके में सिस्टम ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर NHS पेशेंट्स, तो NHS इज़ नॉट अ पेड सर्विस, इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उसमें ये है कि फिजियोस के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना इंडिया में मिलती टू गिव दैट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिहैबिलिटेशन, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट करते सेल्फ मैनेजमेंट, जहाँ पर आफ्टर फिजियो सीइंग द पेशेंट, फिजियो के एडवाइस पे पेशेंट खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होके जो है ना पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट रहना। और इसमें प्रॉब्लम इसमें ये है कि थोड़े पेशेंट्स उसको समझते फॉलो करते, थोड़े पेशेंट उसको फॉलो नहीं करते, और यहाँ पे समझ में भी आता कि पेशेंट एक्चुअली तो जो बेटर हो रहे वो लोग सेल्फ जो है ना अपने ऊपर काम करे, दे फॉलोड द एडवाइस गिवन टू देम बाय फिजियो, और उसकी वजह से वो लोग बेटर हुए। तो ये डिफरेंस है प्रैक्टिस में। अब दूसरी चीज़ ये डिफरेंस विद रिगार्ड्स टू क्वालिफिकेशन, लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग फिजियोस के ये है कि यहाँ पर एवरी वीक, एवरी मंथ आपको फोकस करते कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पीछे, आपको आप लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर अपडेट करते हैं, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट जो भी उसके रिसर्च हो रही। इंडिया में मैं नहीं समझता हूँ, आई डोंट थिंक यू आर फोकसिंग मोर ऑन दीज थिंग्स। मैक्सिमम व्हाट यू विल डू आर वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस, जिसमें वो लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा मैनुअल थेरेपी पे है, नॉट ऑन रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स। तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी है पेशेंट्स का, यहाँ की साइकोलॉजी डिफरेंस है, इंडियन पेशेंट्स की साइकोलॉजी डिफरेंस है, तो प्रैक्टिस तो बहुत डिफरेंट है। और बट ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर फिजियो, यू शुड बी अपडेटेड विथ ऑल द थिंग्स, नॉट जस्ट फॉलोइंग ऑन थिंग्स लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी या मैनुअल थेरेपी फोकस्ड, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग आई थिंक इज़ अ बेटर थिंग। ऑल्सो एज अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है, लाइक रिस्पेक्ट वाइज आप फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में यहाँ पे कैसा फील करते हो, और आप इंडिया में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब आपको कैसा लग रहा था, और इन जनरल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हाउ यू आर फीलिंग लिविंग दिस लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो इट्स अ बिग डिफरेंस। यहाँ पर फिजियोथेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, तो इक्वली इम्पोर्टेंस मिलती है आपको जो एक डॉक्टर को मिलती, या फिर कोई भी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इवन सर्जन, आपको इक्वली रिस्पेक्ट मिलती प्रोफेशन के लिए।
और आपका डिसीशन, आपकी सोच, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका ओपिनियन इक्वली मैटर करता है हर चीज़ में। तो एक पेशेंट केयर ओनली डजंट डिपेंड ऑन डॉक्टर हियर। डॉक्टर का इनपुट के बाद डॉक्टर विल ट्रांसफ़र इट टू फिजियो, फिजियो के इनपुट के बाद दिल बी ट्रांसफर्ड इट टू ऑक्यूपेशनल अगर उसको ज़रूरत है, सोशल सर्विसेज। तो इक्वल हर डिपार्टमेंट में रिस्पेक्ट मिलती है आपको। और मैं वो आई थिंक इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है ये चीज़ का। स्टिल डॉक्टर्स हैव ज़्यादा अथॉरिटी है, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के डॉक्टर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती। और फिजियोज आर शैडोड कि डॉक्टर के अंदर ही आते वो लोग। Yeah. तो ये डिफरेंस था। बट अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस है, आपके सेल्फ आप अपना खुद का कर रहे एंड यू आर अर्निंग गुड, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो बी गुड इन इंडिया। बट अगर आप यूके में देख रहे एज ए फिजियो, यू आर रेस्पेक्टेड वेल, यू अर्न वेल, यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपेयर टू पीपल हु आर वर्किंग इन जॉब्स इन इंडिया। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है इस जर्नी में कि कुछ चीज़ें आप बेटर कर सकते थे व्हेन यू मूव टू यूके, और क्या चीज़ें और बेटर हो सकती थी जो आपको अर्ली प्रोग्रेशन दे देती और जहाँ पे आप इस समय हो और थोड़ा जल्दी अचीव कर सकते थे वो? मैं जब आया था, आई डेंट हैड मच एक्सपीरियंस अबाउट HCPC एप्लीकेशन। ओके। तो अगर HCPC एप्लीकेशन आप इंडिया में है जब भी स्टार्ट कर दिए, बाय द टाइम यू कम हियर इफ़ यू हैव गॉट HCPC रेडी विथ यू, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स। ओके। जहाँ पर आप पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं टू वर्क एज अ फिजियो रादर दैन वर्किंग लुकिंग फॉर असिस्टेंट जॉब्स या कुछ भी और जॉब्स आप कर रहे हैं। Yeah. ये एक मैं फील करा कि आई कुड हैव डन अर्लियर। मैं जब आया था देयर वाज वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट दिस, दैट्स व्हाई आई हैड टू वेट लॉट ऑफ मंथ्स। राइट नाउ आई थिंक एवरीवन नोज the importance of HCPC. Yeah. Other things what I felt is clarity on choosing course. I was not sure where I should progress. So when I got my masters, I chose two different modules. One was on MSK, one was in neuro, thinking if I get opportunity in neuro, I'll move into neuro. If I get opportunity in MSK, I'll move into MSK. But after coming here, I realized I should have got into very specifically MSK, जिससे I think मेरा progression थोड़ा faster रहता। Okay. Okay, so thank you so much for sharing all this with us. And obviously अगर और जो भी हमें देख रहे हैं इनको बहुत हेल्पफुल होगी अपना करियर डिसाइड करने में, whether they should move to the UK or stay in their home country, and how nicely they can manage to do all these things. लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा बताया कि यूके में आपको ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। तो क्या क्या डार्क साइड आपने फेस करे एज अ इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट कमिंग टू द यूके? इट इज़ नॉट ईजी टू लीव होम। आप जब घर से निकल रहे तो आपको प्रिपेयर रहना है कि यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप एक न्यू प्लेस जा रहे, वो एरिया में आप फिर आपको सेटल होना है, और उसके साथ फिर चैलेंजेस भी है। यूनिवर्सिटी फ़ीस, उसको आपके ऊपर एक ओवरहेड रहता है, आपको वो पे करना है। फिर आपको सिर्फ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी रहती काम करने की, तो इट्स नॉट ईजी। what you see now is everything looks beautiful, everything looks very easy कि अब ये position पे आ गए, but there are a lot of dark sides to it. First thing कि you are moving out of house, you are leaving the comfort zone. आप आ रहे जहाँ पर आप खुद responsible है, you don't have your family around, you don't have your friends around, you are going to a new place, so नए लोगों से मिलना है, वहाँ की psychology समझना है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको। और अब स्पेशली मेरी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी थी इंडिया में, आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे लिए डिफ़िकल्टी हुई कि आई डेंट हैड सोशल लाइफ, और टू सेव मनी आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, रेंट चीप होने के लिए। तो फिर यूनिवर्सिटी से भी आप ज़्यादा लिंक नहीं था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो दैट वाज अ लिटिल बिट स्ट्रगल, अ न्यू थिंग फॉर मी, स्टेइंग इन अ सर्कल ऑफ 10 to 15 people on a daily basis to being alone. So this was the biggest change. ये तो it can impact your mental health. आप मेंटली डाउन फील करते, स्ट्रेस है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस साइड के। वो लोग को तो यही दिखेगा कि ये लोग गए एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर लाइफ इजी है, बहुत सारे चीज़ें दिखते हैं आपको जो इंडिया में आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जो यहाँ पर गुजार रहा लाइफ उसको ज़्यादा बेटर मालूम है। नो सोशल लाइफ, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वरी के यू हैव टू वर्क। जॉब मिल रही उसकी भी टेंशन है, जॉब नहीं मिल रही उसकी भी टेंशन है आपको, तो ये सब स्ट्रेस तो है साथ में। फिर आपको स्पॉन्सरशिप की टेंशन लेना है कि आपको फिर कंटिन्यू करना है, आपके अगर यहाँ पे रहना है तो आपको स्पॉन्सर जॉब मिलना है, वो स्ट्रेस है आपको।
फिर ये है कि यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव एनीबडी. आप टाइम डिफरेंस है इंडिया में, यूके में, जब बाय द टाइम यू फिनिश वर्क पीपल आर ऑलरेडी स्लीपिंग इन इंडिया. So thank you so much, sir, for sharing all of your thoughts about UK and everything else. And obviously, I think this will be very insightful for all those people who are coming to the UK, planning to come to the UK, and वो भी इन सारी जो मिस्टेक्स आपने कहा कि आप बेटर कर सकते थे उनसे सीखेंगे. दे विल टेक अर्ली स्टेप्स इन गेटिंग HCPC डन, selecting the right course which you mentioned that it is very crucial. So thank you for enlightening us for whole thing. I just want to know your last go-to message for all those physiotherapists currently who want to pursue their career in UK or wherever they wish to have. So all goes to you now. I think they should focus on upskilling themselves, improve yourself with latest things, focus on research papers, read, don't just blindly follow new techniques, what other people are saying. Spend your time, read papers. You have got AI now, use AI for your betterment. Use AI to understand papers if you don't have good background from research, and constantly upskill yourself with new knowledge, not just manual therapy. And be confident as a physio. You're not something, what do you say, it's not an optional thing that you have done, it's a proper education. You have spent your time 4.5 years in your studies. Now I think you should be proud and confident about it, and make sure wherever you are going, you wisely take step, prepare yourself for all the challenges, and make a mind and be on that path until you achieve it. Thank you so much, and thank you for coming to the channel as well. And we'll hope to meet you soon. Thank you. Thank you. So I hope you have liked this whole conversation. अगर आपको कनेक्ट करना है और जानना है और समझना है इन चीज़ों के बारे में, तो obviously I will add the LinkedIn profile, Instagram profile of Dr. Imaz sir as well. Also mine as well. You can just check out our profile, subscribe to our channel if you haven't done it yet, and follow us for more such videos. Till then, bye bye.